हेलो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट इकोनॉमिक्स टुडे। ओके, हम लोग ये सब्जेक्ट पढ़ना शुरू करें ना, उसके पहले 2-3 बातें मैं तुमसे करना चाहती हूँ। ऐसा कोई बहुत इंपॉर्टेंट बातें नहीं है, बट मुझे लगता है अगर मैं शेयर करूँगी तो तुम्हारा कंफर्ट लेवल सब्जेक्ट की तरफ ज़्यादा अच्छा होगा, राइट। सो बहुत छोटी छोटी बातें। नंबर 1, सबसे पहली चीज़, जब मैं पढ़ाने का सोच रही थी इकोनॉमिक्स, आई मीन टू से व्हेन आई वाज प्लानिंग टू हाउ टू टीच एंड हाउ टू स्टार्ट एंड एवरीथिंग, तो आई रियलाइज दैट द जो मॉड्यूल तुम्हारा करिकुलम जो दिया हुआ है, काइंड ऑफ आईसीआई का, उसमें बहुत बीच से सब्जेक्ट शुरू होता है कहीं ना कहीं, काइंड ऑफ अगर मैं वहाँ से, यानी अगर कोई चीज़ है, अगर मैं बीच से उठा करके पढ़ाना शुरू करूँ तो शायद वो कंफर्ट और वो क्लैरिटी सब्जेक्ट की नहीं आएगी जो आइडियली बच्चों को मिलनी चाहिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जब मैंने बच्चों से बात किया कि कैसे पढ़ना चाहिए, यानी कि तुम कैसा चाहते हो पढ़ना, तो बच्चों ने मुझे ये बोला कि मैम इकोनॉमिक्स में बहुत प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम ये होती है कि आपने पढ़ा दिया पूरा पोर्शन, जो आपके बुक में जो था उसके हिसाब से पूरा पढ़ा दिया आपने, लेकिन मेरे कंट्रोल में नहीं आता सब्जेक्ट, यानी मुझे याद नहीं रहता। तो याद, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें याद रह जाए, तो उसके लिए 2 चीज़ें लगेंगी। सबसे पहली चीज़ तुमको ये लगेगी कि तुमको समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सब्जेक्ट किस बारे में, यानी कोई भी कॉन्सेप्ट जब उठा के मैं तुमको पढ़ाना शुरू करूँगी, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट उस कॉन्सेप्ट की मीनिंग क्या है, एप्लीकेशन क्या है, स्कोप क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, यानी किस वजह से मैं ये बातें तुमसे कर रही हूँ, काइंड ऑफ वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। नंबर 2, ऑफकोर्स कुछ चीज़ें तुमको याद करनी पड़ेगी, लेकिन बिल्कुल बिना समझे बिना जब हम याद कर लेते हैं ना, तो क्या होता है, वो चीज़ हमें याद नहीं रहती है, इसलिए समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, और तीसरी जो चीज़ मैं तुमको बताना चाहती हूँ, शायद तुम सोच भी रहे होगे, शायद हो सकता है कि एफएम की जो फैकल्टी है वो तो प्रैक्टिकल पढ़ाते हैं, तो उनको इकोनॉमिक्स पढ़ाना नहीं आएगा। ऐसा कभी भी मत सोचना, क्योंकि वॉट एवर सब्जेक्ट विच इज़ कॉल्ड फाइनेंस, ओके, देयर इज़ नो सब्जेक्ट कॉल्ड फाइनेंस इन दिस वर्ल्ड, द सब्जेक्ट इज़ एक्चुअली इकोनॉमिक्स। तो जो भी इकोनॉमिक्स के फंडामेंटल्स होते हैं, इकोनॉमिक्स के जो लॉजिक्स होते हैं, जो रीजनिंग होती है, जो मॉडल्स होते हैं, वही सारा जब हम क्वांटिफाइड तरीके से किसी क्वांटिफाइड टेक्निक के साथ में यूज़ करते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ का डेटा अप्लाई करते हैं और उसको मॉडल में डालते हैं, तो वो फाइनेंस बन जाता है। लेकिन जो सब्जेक्ट मैं तुमको पढ़ा रही हूँ, या मैं खुद पढ़ी इतने सालों में, फाइनेंस जिसको बोल रहे हो, वो एक्चुअली इकोनॉमिक्स था। इसलिए कभी मत सोचना कि इकोनॉमिक्स थियोरी है, ऐसे सेग्रीगेट मत करना कि थियोरी की फैकल्टी अलग होती है, थियोरी पढ़ाना उनको ज़्यादा अच्छा आता है, और प्रैक्टिकल की फैकल्टी होती है, उनको प्रैक्टिकल पढ़ाना ज़्यादा अच्छा आता है। ये पॉसिबल हो सकता है, सबकी स्किल सेट होती है टीचर की, लेकिन जो टीचर तुम्हें फाइनेंस अच्छा पढ़ाएगा उसको इकोनॉमिक्स नेचुरली ही पढ़ाना अच्छा आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आई होप यू आर लाइक कंफर्टेबल ऑन दैट पार्ट, एंड ये शायद मैं खुद से जस्टिफाई कर रही थी तुम्हारे साथ में कि आई कैन टीच इकोनॉमिक्स एंड दैट टू वेरी नाइस। ओके, सो ये 2-3 बातें थी जो मैं डिस्कस करना चाहती थी, बट बिफोर आई स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर, the first unit, if I want to share with you, there are 4 units in your subject in economics, right? और हर यूनिट में 2-3 करके चैप्टर उन्होंने दिया हुआ है, राइट। लेकिन वो चैप्टर सारे रिलेटेड होंगे, एक ब्रॉड हेडिंग होगी और उनसे रिलेटेड 3-4 चैप्टर तुमको दिए हुए होंगे, कहीं पे 2 है, कहीं पे 3 है, कहीं पे 4 है, डिपेंड्स। वो मैं बात नहीं कर रही, वो जब अपन डिस्कस करेंगे उस पर्टिकुलर यूनिट को जब, या उस पर्टिकुलर चैप्टर के बारे में जब बात करूँगी, तब हम ये बातें करेंगे। ओके, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि जब तुम पढ़ना शुरू करो सब्जेक्ट, तो तुमको पता चले कि तुम क्या पढ़ रहे हो, ओके, और क्यों पढ़ रहे हो। ओके, तो सबसे पहली चीज़ जो तुम पढ़ रहे हो, जो तुम्हारे करिकुलम में सीए इंटर में उन्होंने जो इकोनॉमिक्स दिया है, वो एक्चुअली मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ये तुमको पता होना चाहिए। तो इकोनॉमिक्स की 2 ब्रांचेज हैं, एक को बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक को बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट। तो मैं बहुत शॉर्ट में तुमको बता देती हूँ, ये कम से कम मैं 45 मिनट्स तक तुमको एक्सप्लेन करूँगी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसके अंदर में क्या क्या चीज़ें हम डिस्कस करते हैं, और उसके बाद मैं प्रॉपर तुमको फर्स्ट चैप्टर पे लेके जाऊँगी। तो आई होप यू डोंट माइंड दैट। ओके, तो स्टोरी की तरह सुनो, एन्जॉय करोगे बहुत, और काफ़ी तुम्हें कंफर्टेबल हो जाएगा आगे जा करके। तो सुनना ध्यान से। तो इकोनॉमिक्स को हम 2 ब्रांच में डिवाइड कर सकते हैं प्रॉपरली, वन इज़ कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड वन इज़ कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो व्हाट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स? जब हम किसी एक पर्सन के बारे में, हम किसी एक फैक्टर के बारे में, हम किसी एक हाउस होल्ड के बारे में, किसी एक कंपनी के बारे में, या किसी एक इंडस्ट्री के बारे में, यानी सिंगल यूनिट के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि भाई हर इंडिविजुअल को, हर हाउस होल्ड को कितना एलोकेट होना चाहिए रिसोर्सेज, इन रिसोर्सेज की मार्केट में प्राइस क्या होनी चाहिए, ऑल दैट। जब हम इंडिविजुअल बेसिस पे बात करते हैं ना, तो वो पूरी जो स्ट्रीम ऑफ स्टडी होती है उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स हम बोलते हैं। ओके, बट जब हम एग्रीगेट्स के बारे में बात करते हैं, जैसे पूरे देश के इनकम के बारे में बात करते हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कंप्लीट नेशनल इनकम,
We are talking about the total consumption, not the consumption of one individual, the consumption of all the people within the country, the total expenditure, the total investment, the total savings. Okay, what is the purchasing power of money? What is inflation? How is inflation increasing? How is inflation going down? Unemployment, okay, and then balance of payment. ये जो मैंने वर्ड्स यूज़ किया ना तुम्हारे सामने में, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर में बार बार ये वर्ड्स तुम्हारे सामने में आएंगे, ये ध्यान रखना। और अगर इन वर्ड्स की प्रॉपर मीनिंग तुमको नहीं समझेगी तो तुम कभी थियोरी समझ भी नहीं पाओगे तुम। इसलिए टाइम टू टाइम मैं तुम्हें पता नहीं चलेगा, इट विल बी अ वेरी स्मूथ फ्लो फॉर यू। ओके, सो लेट्स कम टू मैक्रो इकोनॉमिक्स नाउ। सो इन नेशनल इनकम, काइंड ऑफ इन मैक्रो इकोनॉमिक्स काइंड ऑफ हम पूरी देश की क्या इनकम होगी, किसी देश की ज़्यादा है, किसी देश की कम है, यानी कि हम एक पूरी कंट्री को इनडिविजिबल यूनिट की तरह हम ट्रीट करते हैं। और वो पूरी की पूरी जो पढ़ाई होती है वो होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर में। ऑलवेज रिमेंबर। सो आई हैव गिवन यू सम नोट्स ऑल्सो हियर। सो व्हाट डिड आई राइट हियर? द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स इज ट्रेडिशनली डिवाइडेड इनटू माइक्रो फील्ड एंड मैक्रो फील्ड। यू कैन रीड ऑन योर ओन ऑल्सो गाइस। सो मे बी आई नो व्हाट आई हैव रिटन देयर and you can just go through that. I don't want to read this and kind of waste your time and my time also, and unnecessary it will be very boring stuff actually. So you can see here I've just kind of remarked everything important. The decision maker such as single consumer or a saver or a worker, and here I've written production unit or an industry. Macroeconomics on the other hand taken as a subject of the entire nation as an indivisible unit. Okay, तो फिर मैंने एक और थियरी लिखी है यहाँ पे कि याद कर लो, मैं तुमको बोल रही हूँ जो मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने के जो वेरिएबल्स होते हैं, यानी वो जो वर्ड्स, वो जो जार्गन्स बार बार तुम्हारे सामने आएंगे, वो याद कर दो। नेशनल इनकम, पूरे देश की इनकम, पूरे देश का कंजम्पशन, पूरे देश का इन्वेस्टमेंट, पूरे देश का सेविंग, बैलेंस ऑफ पेमेंट, दो कंट्री के बीच में बैलेंस ऑफ पेमेंट, गवर्नमेंट का फिजिकल पॉलिसी, सारी बातें बाद में आके एक्सप्लेन करूँगी, चिंता मत करो, पहले वर्ड्स को दिमाग में सेट करो। तो ये सारे वेरिएबल्स जो है दैट वी स्टडी इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, देन why do we study macroeconomics? That's the most important question here. कि why are we studying, why are we supposed to study macroeconomics? तो macroeconomics we study because we want to know why the per capita income का मतलब होता है when the total income of a country is divided on the basis of individuals, यानी पूरे इनकम को पूरे पॉपुलेशन से डिवाइड कर दोगे तो पर कैपिटा इनकम आ गई। ओके, यानी कि हर आदमी के हिस्से में कितना गुड्स एंड सर्विसेज आ रहा है, ब्रॉडली लेमैन के टर्म्स में। ओके, तो व्हाई इज पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया is very low in comparison to the per capita income of a citizen residing in USA. Okay, why do we have booms and recessions? यानी कि जो हमारी इकोनॉमी होती है वो एक साइकिल्स के थ्रू जाती है, यानी कभी मार्केट, कभी नॉट मार्केट एग्जैक्टली, कभी इकोनॉमी हमारी बूम पे जाती है, यानी कि हम बहुत ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम सारे जो देश के लोग हैं वो सारे एम्प्लॉयड हैं, हर तरफ प्रोस्पेरिटी है, इनकम ज़्यादा है, कंजम्पशन ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, एंड एट टाइम्स वी हैव डिप्रेशन एंड रिसेशंस ऑल्सो। जब रिसेशन बहुत लंबा खिंच जाता है ना तो वो डिप्रेशन का फॉर्म लेता है, यानी कि लोगों के पास पैसे नहीं इतने ज़्यादा खर्च करने के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज में लोग ज़्यादा कंज्यूम नहीं करते, मैनी सच थिंग्स। तो ऑल द इकोनॉमीज, अगर किसी भी तुम इकोनॉमी को उठाओगे ना, चाहे वो इंडिया की उठाओ चाहे तुम यूएस की उठाओ, और उसको तुम ग्राफ करोगे अगर 50 साल की इकोनॉमी ना, तो तुमको बार बार ऐसे जो वेव्स होते हैं उसमें तुमको नजर आएंगे। तो ये जो बूम्स और रिसेशंस या बूम्स और डिप्रेशंस आते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्यों किसी टाइम पे इन्फ्लेशन के रेट ज़्यादा होते हैं या किसी इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होते हैं? तो एक सवाल और भी यहाँ पे मैं पूछ सकती हूँ, क्या सरकार को, शुड द गवर्नमेंट इंटरवीन एंड ट्राई टू ब्रिंग द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इन अ कंट्री और नॉट? तो ये सारे जो सवाल का जवाब तुमको मिलेगा वो सारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर में मिलेगा, डिपेंडिंग ऑन द मॉडल एंड द थ्योरी दैट वी आर परसुइंग गाइस। देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, और ये जब सारी चीज़ें when we try to understand all these things, that why per capita income, I am repeating, okay, why is the per capita income of one country lower than the per capita income of another country? Why is inflation rate in a particular country more than the inflation rate in the another country? Why rupee is always going down and why is dollar always appreciating? समझता है मैं क्या बोल रही हूँ? इसका ये मतलब हुआ कि $1 का 70 रुपीज़ है, कभी 50 रुपया होता था, आज 70 रुपीज़ हो गया। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है कि रुपये की वैल्यू नीचे जा रही है और डॉलर की वैल्यू ऊपर जा रही है? शायद तुम्हारे पोर्शन के अंदर में गाइस इतनी ज़्यादा डिटेलिंग तो नहीं आएगी, लेकिन तो भी मैं अपनी तरफ से आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट
that I'm explaining you to the maximum in the shortest possible time, so that you don't have to put too much of effort mugging up the concepts. I hope you appreciate that. When we start understanding with the help of macroeconomics, then only we can develop some policies, we can develop some models, and with the help of which we can try to bring economic stability in a country. Economic stability का मतलब क्या हुआ? और एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री फॉर दैट मैटर, एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री फॉर दैट मैटर. ये सारी चीज़ें अलग अलग है. आई होप तुमको मुझे नहीं पता कितने लोगों को ये बात पता है, बट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये सब अलग अलग बातें हैं. शायद तुम्हें उतना डिटेल में नहीं जाने की जरूरत है, पर टाइम टू टाइम बताती जाऊंगी मैं तुम्हें. तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब हुआ कि कभी मेरे पास नौकरी है और कभी मेरे पास नहीं है. दैट मीन्स समटाइम्स आई हैव फूड टू ईट एंड समटाइम्स आई डू नॉट हैव एनफ फूड टू ईट. इट्स नॉट गुड. Maybe kind of, if some day I'm eating like I have 100 rupees to consume and some days I do not have any rupee to consume, not good. It is better that I have 50 rupees every day. So that is stability. When would we achieve stability? When you do not have those kind of very this booms and recession cycles are not there, and even if they are there, they are not too intense for that matter. Because when the cycles are very intense, that means too much of a boom, too much of a recession, it affects the lives of the people too much. I'll tell you how does it affect. Okay, now economic growth का मतलब होता है कि भाई आपकी नेशनल इनकम ज़्यादा हो गई, आपने ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री डाला, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, एंड ऑल दैट जो होती है वो इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई. इकोनॉमिक डेवलपमेंट पता है किसको बोलते हैं? अमर्त्य सेन, अ नोबेल प्राइज विनर, ओके, इकोनॉमिस्ट फ्रॉम इंडिया. ओके, उसने क्या बोला या उन्होंने क्या बोला, दैट इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत फ़र्क होता है. इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है कि भाई आपका देश बहुत तरक्की कर रहा है, बहुत पैसे कमा रहे हैं आप. लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब होता है कि वो जो कमाई हो रही है, क्या वो सही लोगों के बीच में जा रही है या गरीबों के बीच में जा रही है? पॉवर्टी से लोग ऊपर आए क्या? इलिटरेसी घटी क्या? सिकनेस घटी क्या? तो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गई. मैं ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करूँगी वरना तुम बोर हो जाओगे. ओके, तो ये सारी चीज़ें तो तुमको भी अब समझ में आ रहा है. यू आर ऑल ग्रोन अप स्टूडेंट्स, यू अंडरस्टैंड कि इन ऑर्डर टू मेक एन इकॉनमी डेवलप्ड and growth, in order to bring growth to an economy, all these variables which I was discussing, national income, savings, investment, consumption, balance of payment, everything should be in control, and they can be brought in control, of course, by market forces also automatically, but to a certain extent government needs to intervene and bring some good policies. but policies कैसे डिज़ाइन होगी जब ये variables उनको समझ में नहीं आएंगे. इसलिए ये पॉलिसीज बनाने के लिए और इन सारे वेरिएबल्स में स्टेबिलिटी लाने के लिए ये ज़रूरी है कि सरकार इंटरवीन करे और पॉलिसीज़ बनाए. तो पॉलिसीज़ बनाने के लिए इन सारे वेरिएबल्स को क्वांटिफाई तो करना पड़ेगा, और वो हम पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर में. आई होप यू गॉट योर आंसर. नाउ मेजर मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज मैंने लिखा है यहाँ पे, देखो क्या लिखा हुआ है. व्हाट डिटरमाइंस द ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट. ओके, हाउ कैन बिजनेस साइकिल्स बी कंट्रोल्ड. बिजनेस साइकिल्स मीन्स वही तुम्हारा बूम्स एंड रिसेशंस. ओके, हाउ कैन इन्फ्लेशन बी कंट्रोल्ड. अंडरस्टैंडिंग इंटरनेशनल इंटरडिपेंडेंस. ये सारी बातें जो मैंने अभी करी तुमसे, वो सारी बातें यहाँ पे लिख रखी है. ये सारे पॉइंट्स ना वर्चुअली याद कर लो अगर कर सकते हो तो, बिकॉज यही सारे बातों के अराउंड पूरा का पूरा सब्जेक्ट तुम्हारा मूव करेगा. मैं बार बार इतनी बार रिपीट करूँगी, और रिपीट इसलिए कर रही हूँ ताकि तुम्हें पहली बार जब बोलूँगी तो एक याद होगा, दूसरी बार बोलूँगी तो 2 याद हो जाएंगे, एंड सो ऑन. आई होप यू गॉट द पॉइंट. ओके, नाउ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, जो मुझे आई डोंट नो बुक में मैंने बहुत गहराई से नहीं देखा कि उन्होंने प्रॉपरली दिया है कि नहीं दिया है, बट मुझे लगता है ये पढ़ाने के बाद अगर मैं सब्जेक्ट को पढ़ाना शुरू करूँ जो ICI का करिकुलम है, तो काफ़ी सारी चीज़ें मेरे लिए ईजी हो जाएंगी. देखो मैंने सोचा एक बात कि मैं ना ऐसा लाइन बाय लाइन जो उसमें लिखा हुआ मैं उसको फॉलो नहीं करूँगी. वो जो उसमें दिया हुआ है, जो तुमको पढ़ना है, जो तुमको आना चाहिए और तुम्हें सम सॉल्व करना है, वो मैं पूरा करा लूँगी. और फिर टिक 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 करके मैं सारे जो टॉपिक्स हो रखे हैं मैं तुमको दिखा दूँगी, देखो उन्होंने ये लिखा हुआ है. तो ऑब्वियस सी बात है, जब मैं पढ़ा चुकी रहूँगी तो तुम ईजिली उसको कैच कर लोगे. लेकिन मैं लाइन बाय लाइन ऐसा नहीं करूँगी, इट विल बी वेरी बोरिंग फॉर बोथ ऑफ अस एक्चुअली. नाउ बिफोर आई मूव अहेड ये ध्यान देना कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो जन्म हुआ, काइंड ऑफ द फ्रॉम वेयर डिड इट स्टार्ट, फ्रॉम वेयर
was it taken seriously? So the time was 1929, the Great Depression of 1929. तो ये जो पढ़ाई है ना, ये जो स्टडी है मैक्रो इकोनॉमिक्स की, इसको तुम बहुत कंफर्टेबली दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो. ओके, एक को बोलते हैं क्लासिकल थॉट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरे को बोलते हैं कीन्स. कीन्स इज़ अ वेरी फेमस इकोनॉमिस्ट जिन्होंने हु ब्रॉट, इट इज़ ऑल्सो नोन एज कीनीशियन रिवॉल्यूशन. सो क्लासिकल एंड कीनीशियन स्कूल ऑफ थॉट इन टर्म्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, मेजरली तुम्हें यही पढ़ना है. कीन्स के बाद भी आया, उसको बोलते हैं न्यू क्लासिकल एंड ऑल दैट. वो पता नहीं तुम्हारे पोर्शन में है कि नहीं है, जब अगर होगा तो बाद में पढ़ा दूंगी. अभी फ़िलहाल इतना अगर कंट्रोल कर लोगे तो मेरे लिए चीज़ें बहुत ईजी हो जाएगी. अब सुनो आगे. तो 1929 में क्या हुआ कि बहुत ग्रेट डिप्रेशन बोलते हैं ना, और ये जो डिप्रेशन चला ये लगभग आई थिंक 10, 12, 15 ईयर्स तक चला. 25% ऑफ 1929 में ये शुरू हुआ था और 1933 तक, सुनोगे ना ये चीज़ें तो बहुत मज़ा आएगा तुम्हें. 1933 तक 25% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ यूएस वाज थ्रोन आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब दे वेर अनएम्प्लॉयड. अब तुम you can just think on the basis of your common sense that if people do not have employment, 25% of the population of an economy if unemployed, तो तुम सोच सकते हो उस देश का इनकम का क्या होगा, उस देश की कंजम्पशन का क्या होगा, उस देश का इन्वेस्टमेंट का क्या होगा. एवरीथिंग वुड बी आउट ऑफ प्लेस. ओके, सो बेसिकली क्लासिकल थॉट का क्या सोचना था और कीन्स का क्या सोचना था, अगर मैं तुमको ये बातें तो बता दूं ना तो तुम खुद ही आगे बढ़ जाओगे ज़िंदगी में. तो इस बात पे इकोनॉमिस्ट का काम होता है ना, इकोनॉमिस्ट का तो यही काम होता है कि अगर इकॉनमी तुम्हारी ऊपर या नीचे जो भी है, जो भी प्रॉब्लम्स है इकॉनमी की, आप उसका सलूशन बताइए कि भाई ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है और अगर ये प्रॉब्लम हो रही है तो इसका क्या सलूशन होगा. ओके, तो क्लासिकल थॉट क्या था, क्यों क्लासिकल थॉट उसमें फेल कर गया और क्यों कीन्स की जो स्कूल ऑफ थॉट थी वो काफ़ी सक्सेसफुल हो गई. तो तुमको पहले ध्यान देना पड़ेगा कि इसने क्या बोला और इसने क्या बोला. ओके, और कैसे इसने रेक्टिफाई किया. ओके, सुनना आप ध्यान से. तो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट का ये बोलना था कि इकोनॉमी के अंदर में कभी भी लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो ही नहीं सकती. मतलब वो लोग इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे कि अनएम्प्लॉयमेंट जैसी भी चीज़, जब मैं अनएम्प्लॉयमेंट बोलती हूँ ना तो ये मत सोचना कि मैं सिर्फ किसी इंसान के अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात कर रही हूँ. नहीं, जब मैं अनएम्प्लॉयमेंट की बात, ऑफ कोर्स मैं लोगों के अनएम्प्लॉयड होने के बारे में बात कर रही हूँ. मतलब लोग अनएम्प्लॉयड हैं तो वेजेस सैलरीज नहीं मिल रही हैं, घर पे बैठे हैं, खाने को नहीं है, ऐसा ऑफ कोर्स वैसा है. लेकिन इसका ये भी मतलब होता है एक और, दैट द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ एन इकोनॉमी इज अंडर यूटिलाइज्ड और इट इज अनयूटिलाइज्ड. इसका ये भी, दैट ऑल्सो मीन्स अनएम्प्लॉयमेंट. ओके, सो एज पर द क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट, उन लोगों ने ये बोला कि किसी इकोनॉमी के अंदर में अनएम्प्लॉयमेंट या अंडर एम्प्लॉयमेंट हो ही नहीं सकता. द इकोनॉमी इज ऑलवेज फुल्ली एम्प्लॉयड. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ. तुम बोलोगे मैम कैसे, तो लॉजिक भी दिया उन्होंने क्या बोला, ये तुमको समझता है क्या कि हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, ये पता है तुम्हें, मैं अज्यूम कर रही हूँ बिकॉज तुमने इकोनॉमिक्स पहले भी पढ़ा हुआ है. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, यानी कि जो भी बिजनेस होता है ना, जो भी बिजनेस, मान लो कि दो तुम एंटिटी को ले लो, किसी इकोनॉमी के अंदर में दो एंटिटी को ले लो, एक ले लो फर्म और एक ले लो हाउस होल्ड. ठीक है ना. तो चार चीज़ें, 4 फैक्टर्स आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर दैट मैटर. ओके, क्या क्या चाहिए होता है बताओ. लैंड चाहिए होता है, ओके, लेबर चाहिए होता है, और क्या चाहिए होता है, कैपिटल चाहिए होता है, और एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए होती है, पता है ना. तो जो हाउस होल्ड होता है वो फर्म को क्या देता है, वो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देता है. लैंड देते हैं, लेबर देते हैं. तो लैंड जब देते हैं वो लोग तो फर्म उनको क्या देती है, रेंट देती है. जब ये लोग लेबर देते हैं तो फर्म उनको क्या देते हैं, वेजेस देते हैं. जब ये लोग कैपिटल देते हैं तो क्या मिलता है, तो तुमको इंटरेस्ट मिलता है. और जब एंटरप्रेन्योरशिप देते हैं, मतलब ये जो हाउस होल्ड वाले लोग हैं ये तो बिजनेस खड़ा करते हैं ना, तो उनको प्रॉफिट्स मिलती है. ओके, तो बेसिकली ये इस तरह से चलता रहता है. तो ये लोग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करते हैं एंड दीज पीपल पे देम रेंट, वेजेस, interest on capital and profits on the entrepreneurship, right? Same factor, same earning, you can call this money as earning, factor income you can call a proper word. This factor income would be used by household to buy goods and services of the firm.
करेक्ट है? यही वाले पैसे जो ये लोग कमाएंगे उसी से ये लोग जाके गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेंगे। तो ये पूरा जो सर्कुलर फ्लो है, इसके बारे में आगे जाके बात होने वाली है डिटेल में, ये चलता रहता है, राइट? तो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट का बोलना है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट एक इकोनॉमी के अंदर में अंडर एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट पॉसिबल भी है। उसका रीज़न क्या है कि अल्टीमेटली जो लोग हैं, अगर आप मान लो कि आपने ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया फर्म ने, ओके, तो प्रोड्यूस करने के लिए फैक्टर्स को यूज़ किया, और वो जो फैक्टर्स हैं, जब आपने ज़्यादा प्रोड्यूस किया तो आपने ज़्यादा फैक्टर एम्प्लॉय किया, और आपने ज़्यादा फैक्टर एम्प्लॉय किया तो आपने ज़्यादा रेंट, ज़्यादा वेजेस, ज़्यादा इंटरेस्ट और ज़्यादा प्रॉफिट्स आपने शेयर किया। तो अगर आप ज़्यादा शेयर करोगे तो वो लोग तो और ज़्यादा ही खरीदेंगे ना। तो ये जो प्रोसेस है एम्प्लॉयमेंट का, ये तब तक चलेगा जब तक सारे लोग एम्प्लॉय ना हो जाएं। इसलिए ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता है, बिकॉज दे सेड दैट सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। मैंने तुमको बताया अभी सप्लाई कैसे, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। These people who supply this factor services, they earn income and they are the people who are going to buy the goods and services. So it is not possible that there would be underemployment or unemployment in the economy. And they failed to answer कि इकोनॉमी के अंदर में इतनी बड़ी अनएम्प्लॉयमेंट क्यों आई, एंड वाई 25% ऑफ द पीपल वेर थ्रोन आउट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, एंड वाई देर वॉज सो मच ऑफ डिप्रेशन इन द इकोनॉमी, सो मच ऑफ रिसेशन इन द इकोनॉमी। ओके, तो वो लोग नहीं बता पाए। तो उस समय ये क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट को बहुत क्रिटिसाइज किया गया। एंड एक यू नो व्हाट, कीन्स ने एक नई थियोरी प्रोपाउंड करी उस समय पे, और उसने अपने लॉजिक्स बताए। इनफैक्ट क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट ने उन्होंने ये भी बोला कि बेसिकली ये जो इकोनॉमी होती है ना, फ्री मार्केट फोर्स जो होता है, फ्री मार्केट इकोनॉमी जो होती है, वो ऑटोमेटिकली ऑपरेट करती है। ओके, मैं तुमको आगे जाके दिखाऊंगी कि वो क्या बोलना चाह रहे। ऑटोमेटिकली ऑपरेट करते हैं, मतलब मतलब आई हैव रेड सम वर्ड दैट्स कॉल्ड लाइक इनविजिबल हैंड। मतलब फ्री मार्केट के अंदर में एक इनविजिबल हैंड होता है, जो कि अगर ये मिसमैच क्रिएट भी अगर हुआ तो वो अपने आप ही अपनी जगह पे आ जाएगा, किसी को इंटरवीन नहीं करना चाहिए। और ये जो दिक्कतें आती हैं ना इकोनॉमी में, एज पर द क्लासिकल थॉट, ये दिक्कत तब आती है क्योंकि गवर्नमेंट इंटरवीन करते हैं, क्योंकि ट्रेड यूनियंस इंटरवीन करते हैं, और जो ऑटोमेटिक मूवमेंट हो रही है इकोनॉमी के अंदर में डिमांड सप्लाई के, ये लोग उसको जाकर के इंटरफेयर कर देते हैं। उन लोग का ये बोलना था। ओके, लेकिन कीन्स ने गाइस पूरी की पूरी थ्योरी को चेंज करा, और उसने अपनी एक नई बात रखी। एक डीप ब्रेथ लो, उसके बाद कीन्स की थ्योरी शुरू करते हैं। सो आई हैव गिवन हियर, वी कैन डिवाइड this into 3 categories: major schools of thought in macroeconomics, classical school of thought, Keynes theory, and new classical school of thought. तो मैंने जो डिस्कस किया क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट था, और अभी कीन्स की थ्योरी अपने को डिस्कस करते हैं। टेक अ डीप ब्रेथ प्लीज। ओके, so I just wanted to give you a small pause actually, because last 20 minutes say I'm just talking non-stop. Okay, so I'm sure that you have taken a deep breath, and then now we are ready for the next like, not really, this is just introduction of like half an hour 40 minutes में मैं ख़त्म कर दूँगी। तो just overall view दे रही थी ताकि तुम इकोनॉमिक्स में एंटर कर पाओ। एकदम से पढ़ाना शुरू करती ना तो शायद मज़ा नहीं आता। तो अभी मुद्दे पे आ जाते हैं अपन। जस्ट लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक ऑफ डिस्कशन एक्चुअली। सो what I was saying was कि I was talking about the classical thought of school. Okay, so classical thought ने क्या बोला, that as I told you that the economy can never move below full employment level. मतलब इकोनॉमी के अंदर में फुल एम्प्लॉयमेंट से नीचे यानी अंडर एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट हो ही नहीं सकता। लेकिन जो ग्रेट डिप्रेशन का 1929 में इतना बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट और इतनी ज़्यादा इतना ज़्यादा प्रॉब्लम जो था इकॉनमी उसमें, इट वॉज रियली बैड एक्चुअली, यू नो। सो वो क्यों आया फिर, तो ये लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाए, जैसे कि मैंने तुमको बोला। तो कीन्स ने अपनी एक थियोरी प्लेस करी और उसने एक बहुत सारी बातें बोली। उसने क्या बोला कि बेसिकली दिस इज़ कम्प्लीटली ट्रू दैट सप्लाई विल क्रिएट इट्स ओन डिमांड। मतलब जो फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं टू द फर्म्स, ओके, उनको फैक्टर इनकम मिलती है एज आई टोल्ड यू, एंड उसी फैक्टर इनकम से वो लोग फिर गुड्स एंड सर्विसेज कंपनी का बाय करते हैं। तो जितनी ज़्यादा तुम प्रोडक्शन करोगे गुड्स एंड सर्विसेज का, उतनी ज़्यादा यू विल एम्प्लॉय फैक्टर्स, उतनी ज़्यादा फैक्टर इनकम तुम जनरेट करोगे, एंड उतनी ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज ये लोग वापस बाय करेंगे। तो अल्टीमेटली वेयर इज़ द सिचुएशन वेयर इन देयर वुड बी लाइक बिलो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल आएगा ही क्यों?
तुम ज़्यादा अगर प्रोड्यूस करोगे तो ज़्यादा ज़्यादा काइंड ऑफ कंज्यूम होगा, अगर तुम कम करोगे तो कम कंज्यूम, एंड सो ऑन सो फॉर। दैट वाज द लॉजिक ऑफ क्लासिकल थॉट ऑफ स्कूल। देखो अगर दोनों नहीं समझोगे ना, और सिर्फ देखो दोनों में से कोई भी पूरी तरह से सही नहीं हो सकता है, पूरी तरह से डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, किसी एक की बात सच होगी, किसी एक की बात उतनी सही नहीं होगी। और कीन्स के बाद भी जो थियोरी आई, उन्होंने तो क्या किया, न्यू क्लासिकल जो हमें पढ़ना नहीं है फिलहाल के, आज बात नहीं कर रहे कम से कम, तो दोनों को मर्ज करके उन्होंने तीसरी सिचुएशन निकाली कि ना ये गलत है, ना ये गलत है, ना ये पूरी तरह से सही है, ना ये पूरी तरह से सही है, दैट वे। बट कीन्स ने क्या बोला, वो तुम्हारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का बेस है बेसिकली, ऐसे बोल सकते हो तुम। हाँ, तो इसने क्या बोला वो सुनो। इसने ये बोला कि बिल्कुल ये बात, दिस पॉइंट इज कंप्लीटली करेक्ट, दैट सप्लाई विल क्रिएट इट्स ओन डिमांड। अल्टीमेटली पीपल who provide factor services are the people who are going to pay for these goods and services, and they are the people who are going to consume these goods and services. But people जो फैक्टर इनकम मिलता है, काइंड ऑफ, मान लो कि इन्होंने सर्विसेज प्रोवाइड कर, जो फैक्टर इनकम मिला, वेज, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स, तो ये तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं ना कि जितना पैसा मुझे मिला फैक्टर इनकम के तौर पे, आई विल लाइक यूज ऑल दैट मनी टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज। दैट मीन्स जो पूरा फैक्टर इनकम होगा, दैट विल नॉट बी यूज टू कंज्यूम इन टोटल सम बेसिकली। दैट मीन्स टू से पीपल डू सेव सम अमाउंट, and this savings leads to leakages in the income flow. income flow कैसे किसको बोलते हैं, कि मान लो कि अल्टीमेटली जो 100 रुपये का तुमने माल बनाया, ओके, 100 रुपये का जो माल बनाया, तो ये 100 रुपया को तुम 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो ना, वेज, रेंट और इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स। तो बेसिकली टोटल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू टोटल वैल्यू ऑफ द फैक्टर इनकम्स इज इक्वल टू द टोटल वैल्यू ऑफ एक्सपेंडिचर। तो तुम जब आगे बढ़ोगे ना, जब मैं तुमको प्रॉपर फर्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगी, तो तुम पढ़ोगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, देन टोटल प्रोडक्ट, रादर सिंपल वर्ड्स में बोलो, टोटल प्रोडक्ट, टोटल इनकम्स एंड टोटल एक्सपेंडिचर्स एट द लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम शुड बी द सेम। मतलब जो तुमने माल बनाया, वो तुमने बेचा, उसकी वैल्यू, जो गुड्स एंड सर्विसेज की जो वैल्यू है, वो वैल्यू है क्या, जो तुमने खर्चा उस पर लगाया, तो टोटल इनकम जो तुमने पेमेंट किया फैक्टर्स को, वो, और उन्होंने जो खर्चा किया, अगर वो लोग पूरा खर्च कर देते हैं तो बेसिकली टोटल वैल्यू ऑफ द टोटल प्रोडक्ट, देन टोटल फैक्टर इनकम्स शुड बी इक्वल टू द टोटल एक्सपेंडिचर्स। बट ये तब होगा जब ये तीनों वैल्यू बिल्कुल बराबर होगी। बट इज इट इम्पॉर्टेंट कि जितना पैसा इन लोगों को फैक्टर इनकम के तौर पे मिलेगा, विल दे स्पेंड द होल ऑफ द मनी? नो, दे विल नॉट। दे माइट सेव सम अमाउंट, एंड अगर वो लोग सेव करेंगे तो क्या होगा, इस पूरे फ्लो के अंदर में लीकेजेस आ जाएगी, ओके। और अगर लीकेज आती है तो वो जो पैसा बच गया वो कहाँ जाएगा, जो सेविंग्स है वो कहाँ जाती है? दो सेविंग्स विल बी गोइंग इनटू द फाइनेंशियल सिस्टम। सुनना ध्यान से, ओके। दोज सेविंग्स, आई विल रिपीट दो व्हेन आई एम टीचिंग द अप्रोप्रिएट चैप्टर, दीज सेविंग्स वुड बी गोइंग इनटू द finance market. Like people would save in the form of FDs, people with the banks, people would save in the form of like investment in the stock market, in the bond market and so on. तो बेसिकली ये पैसा चला जाएगा आपका फाइनेंस मार्केट के अंदर में, और इस फाइनेंस मार्केट से वापस से पैसा कौन बोरो करेगा पता है? ये फर्म्स वापस से बोरो करेंगे। क्यों बोरो करेंगे? बिकॉज इनको अपनी प्रोडक्टिव कैपेसिटीज़ को अगर मेंटेन करना है, अगर अपनी प्रोडक्टिव कैपेसिटीज़ को इंक्रीज़ करना है, या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करनी है, कुछ भी करना है, तो इनको पैसे चाहिए होंगे, और वो पैसे वो हम मार्केट से उठाएंगे। इसका मतलब बेसिकली ये हुआ कि अल्टीमेटली जो टोटल इनकम है, जो टोटल फैक्टर इनकम है, वो अल्टीमेटली कंज्यूम होगा। पूरी तरह से गुड्स एंड सर्विसेज में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं होगा। उसके दो पार्ट बन जाएंगे, कंजम्पशन प्लस सेविंग्स, एंड दिस कंजम्पशन प्लस सेविंग्स इज व्हाट? दिस इज योर इनकम पार्ट, ओके। एंड दिस कंजम्पशन एंड सेविंग्स, यानी व्हाट इज द पर्पस ऑफ, आई मीन टू से, ये जो पैसे आएंगे उसको आप किस तरह से यूज़ करोगे? आप कुछ पैसे कंज्यूम करोगे, कुछ पैसे सेव करोगे, ओके। और जो पैसे कंज्यूम करोगे वो बन जाएगा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और जो पैसे आप सेव करोगे वो बन जाएगा आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ओके। लेकिन वो क्या बोल रहा है? तो क्लासिकल थॉट क्या बोलता है? क्लासिकल थॉट ने भी यही बात बोला कि नहीं, हम भी नहीं बोल रहे कि सारा पैसा वो लोग गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि पूरा पैसा हम कंज्यूम नहीं कर लेंगे, कुछ पैसा डेफिनेटली फैक्टर वाले जो लोग हैं, जो हाउस होल्ड है, वो सेव करेगा, ओके। तो जो पैसा सेव करेगा वो पैसा फाइनेंस मार्केट में जाएगा, फर्म्स उसको पैसा बोरो करेंगी, और वो लोग उससे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करेंगे। अल्टीमेट एक्सपेंडिचर हो रहा है उस पैसे का, कहने का मतलब है वो पैसा कहीं रुक नहीं रहा है,
अगर वो रुक गया कहीं पर, यानी 100 रुपया अगर गया फ्लो के अंदर में और 5 रुपया वापस नहीं जाता है कहीं भी, तो तुम्हारी जो फ्लो है वो कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाएगी। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो वो बात हो रही है यहाँ पे। लेकिन उनका क्या बोलना था कि पूरे जो सेविंग्स है, यानी सेविंग्स विल बी इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, यानी कि द होल ऑफ द income will be equal to the expenditure. Though the expenditure can be, the income can be divided into two. The money would be used for consumption and for saving. And equation के right hand side में तुम लिख सकते हो consumption expenditure and savings would be going for investment expenditure. ऐसा कहने का मतलब है। लेकिन कीन्स का यहाँ पे सबसे बड़ा kind of question mark था। उसने क्या बोला कि ये जो लोग हैं जो पैसा सेव करते हैं, जो आप बोल रहे हो कि सेविंग्स विल बी इक्वल टू एक्सपेंडिचर, तो ये जो लोग होते हैं जो पैसा सेव करते हैं, कौन करता है? हाउस होल्ड्स करते हैं जिन्होंने फैक्टर इनकम रिसीव किया, ओके। और जो ये लोग हैं जो लोग इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करते हैं, ये लोग सेम नहीं होते, ये लोग अलग अलग होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इनके सेव करने का पर्पस और इनके इन्वेस्ट करने का पर्पस भी अलग अलग होता है। तो बेसिकली आप जो बोल रहे हो कि आपका जो पूरा का पूरा इनकम है वो पूरा एक्सपेंडिचर बन जाएगा, वो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कंजम्पशन इनकम विल बी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, बट सेविंग्स विल नॉट बी 100% इक्वल टू द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। टू रीजंस। नंबर वन, people who are saving and people who are doing investment are two different categories of people. They don't know each other at all and there is no relation between them. Number two, the purpose of doing a saving and the purpose of doing an investment is again very different, and that is why the desired saving, if you're saying that desired saving and desired investment would be the same, they would not be the same. At some point of time savings will be more than investment, and at some time investment will be more than the savings. Let me tell you something. सेविंग्स जो होती है वो इंसान किस लिए होता है, करता है? पीपल डू सेविंग्स फॉर देयर ओल्ड एज, देन पीपल डू देयर सेविंग्स फॉर देयर चिल्ड्रेन, फॉर देयर मैरिजेस, फॉर देयर एजुकेशन एंड सो मेनी थिंग्स फॉर दैट मैटर. पीपल डू इन्वेस्टमेंट, you know why? Because they want a return from the money. People will do investment only if they think that they can earn more. The marginal efficiency, the profitability is the main reason. The interest rate is the reason. अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आई, that is the reason. So the purpose of saving and the purpose of investments are not same, and that is why total savings by the household and total investment by the firms would not be the same. That means to say he वो जो क्या बोलना चाहता है वो ये बोलना चाहता है कि क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं हो सकते, and that is why there is a possibility that दोनों के intentions अलग हैं, सेव करने के और इन्वेस्ट करने के. तो there is a possibility that अगर इन्वेस्टमेंट सेविंग से कम हुई तो क्या होगा? आपका जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है वो क्या होगा? वो कम हो जाएगा, वो छोटा हो जाएगा, वो स्मॉल हो जाएगा. Okay, and that is quite possible. So he says, he gave the reasons for recession and depression. He said that the market is guided by supply and demand. उसके हिसाब से मार्केट में रिसेशन तब आता है जब डिमांड में डेफिशिएंसी आ जाती है. अब तुम बोलोगे मैम डिमांड में डेफिशिएंसी क्यों आ जाएगी? डिमांड में इसलिए डेफिशिएंसी आ जाती है क्योंकि अगर मान लो कि अगर किसी, एक एग्जांपल तुमको बोल रही हूँ, अगर किसी फर्म को ये लगा कि इस इन्वेस्टमेंट के अंदर में प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है तो वो पैसा इन्वेस्ट नहीं करेगा. और अगर वो, या फिर तुम ऐसे भी सोच सकते हो कि उसने बहुत सारा माल बना लिया और लोगों ने पैसे ज़्यादा सेव कर लिए, तो क्या होगा? वो जो पैसे जाने चाहिए थे वापस गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करने के लिए वो नहीं गए, तो क्या होगा? माल तुम्हारा पड़ा रह जाएगा. तुम्हारा जो रिटेलर है वो होलसेल से डिमांड नहीं करेगा, होलसेलर प्रोडक्शन हाउस से डिमांड नहीं करेगा और माल तुम्हारा पड़ा रह जाएगा. तो अगर इफ़ यू हैव अ पाइल अप ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज तो क्या होगा? द प्रोडक्शन हाउसेज विल स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग देयर बिजनेसेस एंड दे विल स्टार्ट लेइंग ऑफ द पीपल. वो लोगों को निकालने लग जाएंगे, एंड दैट इज़ वेयर अंडर एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट विल स्टार्ट अकरिंग. Okay, so he says that the major reason of recession and then depression is a deficiency of the demand in the market. मार्केट में एनफ डिमांड नहीं है, कंजम्पशन के लिए भी नहीं है और इन्वेस्टमेंट के लिए भी नहीं. इन्वेस्टमेंट के लिए क्यों होगी? जब उतना ही माल नहीं तुम्हारा खप रहा है तो फिर तुम और इन्वेस्टमेंट करके क्या करोगे? ओके, सो बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी इन द डिमांड, ओके, देयर वुड बी लाइक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम होगा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कम होगा, एंड दैट इज़ वाई देयर वुड बी रिसेशन एंड देयर वुड बी
डिप्रेशंस, लोगों ने ये सवाल किया, मैं वाइंड अप कर रही हूँ इसको, ओके। लोगों ने ये बोला तो इसको कैसे कम करें, तब उसने ये बात बोली, कीन्स ने ये बात बोला कि अगर इस गैप को हम फिल करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर अपने बढ़ाने पड़ेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज के, उनको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, सो दैट कि वो जो गैप क्रिएट हो गया है उस गैप को वो लोग फुलफिल कर पाएँ। एंड जैसे जैसे कीन्स ने बोला, सारी गवर्नमेंट्स ने, यूके, यूएस, जर्मनी, ऑल द गवर्नमेंट्स डिड द वे ही गाइडेड, एंड द गवर्नमेंट एक्चुअली इंटरवीन एंड दे इंक्रीज्ड लॉट ऑफ देयर। गवर्नमेंट भी बाय करती है ना, डिफेंस के लिए, वेलफेयर के लिए, स्कूल के लिए, कितने सारी चीज़ों के लिए बाय करते हैं, इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, रोड्स बनाते हैं, हाईवेज बनाते हैं, डैम्स बनाते हैं। तो इंटरवीन करके आप आर्टिफिशियली मार्केट में जाओ, आप डिमांड क्रिएट करो, तो आपकी मार्केट में पिकअप आ जाएगा। एंड इट एक्चुअली वर्कड फॉर दैट मैटर, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एटलीस्ट इट वर्क। सो जो बात क्लासिकल थॉट ऑफ स्कूल ने बोला था कि गवर्नमेंट की वजह से ही एक्चुअली सारा गड़बड़ हो जाता है, तो इन्होंने बोला कि नहीं, गवर्नमेंट का टाइम टू टाइम इंटरवीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो दैट इज़ व्हाट आई हैव रिटन हियर गाइस। आई होप कि तुमको एक आइडिया मिला कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में बेसिकली तुमको क्या पढ़ना है। सो बेसिकली एक बात और वाइंड अप करते समय तुमको बोल रही हूँ कि जो क्लासिकल थॉट ऑफ स्कूल था वो उनके हिसाब से कभी भी इकोनॉमी में डिमांड की कमी नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। क्योंकि अगर मान लो कि माल पाइलअप हो जाता है कंपनीज के पास में, तो वो लोग क्या करेंगे, अपने माल को सल्टाने के लिए अपनी उसकी प्राइसेस को कम करेंगे। तो अगर प्राइसेस को कम करेंगे तो क्या होगा, वापस से लोग बाय करना शुरू कर देंगे। समझ में आ रहा है? तो उन्होंने ये बोला कि जैसे ही प्राइस कम करोगे वैसे वापस डिमांड आ जाएगी। बट कीन्स ने क्या बोला कि प्राइसेस कम करना इतना आसान नहीं होता है। ओके, प्राइसेस कम करना इतना आसान नहीं होता, प्राइसेस कम नहीं होते इतनी जल्दी। ओके, रादर आउटपुट को कम कर दिया जाता है, प्रोडक्शन को कम कर दिया। अगर प्रोडक्शन कम करोगे तो क्या होगा, तुम एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ कर दोगे, तो तुम्हारी डिमांड की कमी हो जाएगी, उनके पास वेजेस कम आने लगे ना। अगर लोगों को तुम नौकरी से हटा दोगे तो जो डिमांड आनी थी उनकी वो कम हो गई। तो डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड की वजह से रिसेशन आता है, और इस गैप को सरकार को चाहिए, द गवर्नमेंट शुड कम एंड bridge that gap. That was the theory all about actually. So there are many things guys, but I don't think I should be getting into too much of detailing. तुम बोर हो जाओगे बहुत ज़्यादा, again बार-बार word use कर रही हूँ बोर तुम्हारे लिए, but this is what is all about macroeconomics, and he became very popular. It is also known as Keynesian revolution. तो इसके बाद जो चैप्टर चालू हो रहा है वो हो रहा है डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। तो अब जब मैं बात करूँगी ना तुमसे, सर्कुलर फ्लो क्या होता है, काइंड ऑफ GDP क्या होता है एंड GNP क्या होता है, तो ये सारी बातें हम करेंगे यूनिट 1 का चैप्टर नंबर 1, डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। ये पूरा मैंने तुमको इंट्रोडक्शन दिया सो दैट कि तुम थोड़ा सा जो वर्ड्स यूज़ हो रहे थे ना, एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड ऑल दैट, उससे थोड़ी फेमिलियर तुम हो जाओ। ओके, मैंने क्या लिखा है, एज पर कीन्स इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट वॉज डिटरमाइंड बाई एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, एंड फर्दर दैट ड्यू टू द लैक ऑफ एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट माइट वेल बी एस्टैब्लिश्ड एट फार लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इन अ फ्री मार्केट कैपिटलिस्ट इकॉनमी। उसने क्या बोला पता है तुमको, एक बात और एक्स्ट्रा बोल रही हूँ, दैट अपने आप से, जैसे क्लासिकल थॉट ने बोला कि अपने आप से ही वो लोग वापस इक्विलिब्रियम में आ जाएगा फ्री फोर्स जो इकोनॉमी का डिमांड सप्लाई का चलता है। इसने बोला नहीं, अपने आप से नहीं होगा, इसको आर्टिफिशियली इम्प्रूव करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ेगा। ओके, then they say he says that this causes involuntary unemployment of labor on the hand and excess productive capacity. Naturally आपका जब माल नहीं बिक रहा है तो क्या होगा, आप लोगों को हटा देते हो तो लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, और आपकी जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो यूटिलाइज नहीं हो रही 100%, राइट। So his macroeconomic models reveal how consumption function, investment function, liquidity preference function conceived in aggregate terms interact to determine the level of national income and employment. I hope you got the point. So some words, some variables, some nomenclature that you must try to learn. कुछ words जो तुम्हें जरूर याद होना चाहिए, consumption expenditure, investment, बोलो मेरे साथ में, consumption expenditure, investment expenditure, savings, total savings, उसके बाद लिक्विडिटी प्रेफरेंस, देन परचेजिंग पावर ऑफ मनी, इन्फ्लेशन, देन डिफ्लेशन, देन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, ओके, अंडर एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, सो दीज आर द वर्ड्स जो तुम बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हो आगे जा करके। तो आई होप यू विल अप्रिशिएट, जस्ट गेट यूज टू देम। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट GNP, देन NDP, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ओके, देन NNP,
नेट नेशनल प्रोडक्ट, देन डिस्पोजेबल इनकम, देन पर्सनल इनकम। तो ये सारे वर्ड्स तुम बहुत अक्रॉस आओगे, दिमाग में बिठा लो। अगर मीनिंग समझेगी तो हम अपन ईजिली आगे बढ़ेंगे। आई होप you could like understand the full introduction of the macroeconomics, that how it started actually. Okay, so I think we will go ahead and quickly start with the first chapter, determination of national income. तब तक वापस एक बार तुम डीप ब्रेथ ले लो, फिर हम अपने आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू।